India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF and BRA. मजीद खामोश रहना पाकिस्तान के मफाद में ना होगा, इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मफाद में भी ना होगा। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरेगा और पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, भारत की पाकिस्तान दुश्मनी और हमारे खिलाफ इसके अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तवील अरसे से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को ख़राब करने की भारतीय कोशिशें रही हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन शख्सियात ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए जारी तमाम दहशतगर्दाना हरकतों को कौम के सामने रख दिया। आज से पहले पब्लिक डोमेन में पाकिस्तान की जानिब से इतने वाज़ेह सबूत नहीं रखे गए हैं जिस तरह के आज रखे गए हैं। भारतीय इरादे जो हैं वो क्या हैं, इन कार्रवाइयों के लिए कौन से मकरू भारतीय चेहरे पसे पर्दा काम कर रहे हैं, दहशतगर्दों के नाम, काम, ठिकाने, बैंक अकाउंट्स, सब की तफसीलात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखती हैं। एक तरफ तो इनका मकसद अमूमी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना है, लेकिन ख़ास तौर पर भारत इस वक्त मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाना चाहता है और उठा सकते हुए सियासी, मजहबी, समाजी शख्सियात की टारगेट किलिंग तक के अज़ाइम भी रखता है। हुकूमत ने अवाम को तो भारतीय कारस्तानियों से आगाही दे दी है, इसकी रोकथाम के लिए भी यकीनन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ काम कर रही होंगी, हमारे इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस केस को दुनिया के सामने कैसे रखना है, क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जा रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जहां दुनिया असूलों को मफादात पर कुर्बान करने का मयार रखती हो। इन सिक्योरिटी चैलेंजेस पर और इनके असरात पर आज का प्रोग्राम हमारा बेस्ड है। हमारे साथ इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो हमारे साथ हैं, तो गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करती हूँ। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस द टाइम। शाह साहब, बड़ी डिटेल्ड आज आपने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने तमाम जो एविडेंसेस हैं वो सामने रखे। सर, लेकिन आप ही की बात मुझे एक याद आ रही थी, जब ये कश्मीर का इशू हुआ था तो आपने कहा था कि लेट्स नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज। दुनिया के जो मफादात हैं वो भारत के साथ जो है वो लिंक्ड हैं, बिकॉज एक बड़ी मंडी है, दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। सर, आप क्या सोच रहे हैं, दुनिया इसको किस तरह लेगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस माहौल में? देखिए, दुनिया के मफादात जो थे वो वही हैं जी, और उनका मयार भी वही है जी। पाकिस्तान उनको बावर क्या करा रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप गाफिल न रहिए, अगर भारत ये हरकतें करता रहेगा जिसके अब हमारे पास ठोस शवाहिद हैं, तो इस खित्ते का अमन इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। अगर यहाँ का अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हुआ तो आप ना चाहते हुए भी इन मामला से लाताल्लुक नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तान इस वक्त किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और अमन को आगे बढ़ाने में एक किरदार अदा कर रहा है। भारत वहाँ एक स्पॉइलर का रोल हमारी इत्तलात के मुताबिक वो किरदार अदा कर सकता है। वो दुनिया की तवक्कुआत के बरक्स है। पाकिस्तान इस वक्त इक़दामात ले रहा है जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है, टेरर फाइनेंसिंग को उसकी बेखनी करनी है। उसके साथ साथ जहां पाकिस्तान दहशतगर्दों का काला कमा कर रहा है और अपने सक्सेसफुल ऑपरेशन से उसने साबित किया, वहां भारत पे नजर रखें कि वो पाकिस्तान के गिर्द एक दहशतगर्दी का एक, जिसको कहते हैं ना, एक जाल बुन रहा है और उसके भयानक असरात हो सकते हैं। और हमसे आप तवक्कुआत कर रहे हैं, एक तरफ वो चाहता है कि हमें ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए, दूसरी तरफ वो मयार जो हम पर वो लागू करना चाहता है उसके बरक्स वो कार्रवाइयां कर रहा है। तो दुनिया इससे लाताल्लुक
क्यों रहना चाहती है। सर इससे अब जिस तरह ठीक है, द वर्ल्ड माइट नॉट लिसन टू अस, इट मे स्टिल फॉल ऑन डेफ ईयर्स, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इसमें सीपैक की भी इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह सीपैक को सैबोटाज करना चाह रहे हैं, आपने बड़ी तफसील में आज बताया, फंड्स किस तरह एलोकेशन हुई हुई है, किस तरह प्राइम मिनिस्टर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो उसमें उस सारे सिनारियो में इस चाइना ऑन बोर्ड, सर चाइना का इसमें क्या रोल होगा? देखिए, सीपैक जो है वो BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जी। चाइना की उसमें दिलचस्पी है और वो जानता है कि पाकिस्तान का इसमें कितना इसके अमल दरामद में, ताकि तेजी से ये मंसूबे मुकम्मल हो, पाकिस्तान कितना संजीदा है। इसकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने उनके इंजीनियर्स के लिए जो सीपैक प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर रही हैं, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। मिसाल के तौर पर हमने 2 सिक्योरिटी डिवीजन रिलीज की हैं, हमने डिप्लॉय की हैं। तो इससे जाहिर होता ये है कि हमारी सीपैक के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में मुकम्मल दिलचस्पी है। ठीक है, उसके बरक्स ये जाहिर हो गया कि भारत सिर्फ ज़बानी कलामी अपना एक जिसे कहते हैं ना, एक मीडिया ऑफेंसिव उन्होंने लॉन्च नहीं किया हो गया सीपैक के खिलाफ, वो तो बाकायदा मनसूबाबंदी कर रहा है। उन्होंने एक सेल बनाया है, उसके लिए एक 80 अरब की खतीर रकम जो है उन्होंने वक्फ कर रखी है इन प्रोजेक्ट्स में रुकावट डालने के लिए, खलल पैदा करने के लिए, उनको डिले करने के लिए, ठीक है ना जी, डिसरप्ट करने के लिए। तो चीन और पाकिस्तान को मिलकर, और चीन को पाकिस्तान हर मामले में इत्तेमाद में लेता रहता है और चीन की दिलचस्पी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह चीन से हमारी मजीद इस पर बात होगी कि हम एक अमन का प्रोजेक्ट, एक इस खित्ते की खुशहाली का प्रोजेक्ट मिलके बना रहे हैं। और वो सिर्फ चीन और पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, उसमें हम दुनिया को दावत दे रहे हैं। जो भी आना चाहे, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें आके इन्वेस्ट करना चाहे, किसी पे रुकावट नहीं है। कोई यूरोपियन आना चाहे, अमेरिकन आना चाहे, कोई और आना चाहे, कोई हमारे गल्फ के दोस्त आना चाहे, तो अगर उसमें भारत ये किरदार अदा कर रहा है तो फिर चीन और पाकिस्तान को मिल बैठकर सोचना होगा। ठीक सर, आज AJK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से डिमांड आई कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो लेके जाना चाहिए। तो जो आप बात ये कर रहे हैं कि चीन से इस पे जो है वो मुशावरत होगी और बात की जाएगी, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि चीन अपना जो पलड़ा, अपना जो वेट है वो पाकिस्तान के पलड़े में डालेगा अगर ये मामला UNSC में जाता है? और क्या आप लेके जाना चाह रहे हैं इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इसको UN में ले जाने का इरादा रखते हैं। ठीक है। और ये डॉसियर जो है वो हम वहाँ पेश करने का इरादा रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चीन की सीपैक में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं है। Absolutely. और अगर हमने सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है, सलामती काउंसिल में जाना है, तो हमें चीन के सहारे की जरूरत होगी। तो इस पर हमें चीन से मशावरत करनी होगी और इंशाल्लाह मशावरत करेंगे। ठीक। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि भारत इज प्लेइंग द रोल ऑफ द स्पॉइलर स्पेशली इन अफगानिस्तान, और वहाँ हम अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो सर अफगान हुकूमत के साथ, क्योंकि ये कोई अब ढकी छुपी बात तो रही नहीं, जब ये काउंसिल खाने बनना शुरू हुए थे आज से तकरीबन 20 साल पहले, तब भी ये पता था कि क्यों इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है भारत का। तो क्या हमने ये बात अफगान गवर्नमेंट के साथ उठाई है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अफगान गवर्नमेंट के साथ इस वक्त हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और आपने देखा अभी पिछले दिनों में बहुत से एक्सचेंजेस हुए हैं, हाई लेवल विजिट्स हुए हैं। इंशाल्लाह वजीर आजम भी काबुल जाने का इरादा रखते हैं। और इंशाल्लाह जब हम काबुल जाएंगे, वजीर आजम जो अफगानिस्तान के हुकाम हैं उनसे इस पर हम यकीनन बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमने और अफगानिस्तान ने आपस में तय कर रखा है कि हम अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब कोई तीसरा मुल्क या कोई कुव्वत ऐसा करती है तो फिर हमें मिलकर सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, और क्या जो भारत का सफारत खाना कर रहा है क्या उसको आप कोई
दोस्ताना फेल कहेंगे। मैं तो समझता हूँ कि इन हरकत से वो अफगानिस्तान को एम्बैरस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक सर, लेकिन चले लेट्स होप कि वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब मिले, लेकिन ये तो हमें हमेशा से हम देखते हैं कि भारत की तरफ एक टिल्ट अफगानिस्तान का जो है वो रहा है, और यही चीज़ अगर पाकिस्तान की तरफ से हो रही होती तो फौरन जो है वो फिंगर पॉइंटिंग स्टार्ट हो गई होती कि ये हमारी सरजमीन। जी देखिए, अफगानिस्तान का जो टिल्ट है उनको अपने मफाद में होना चाहिए। अफगानिस्तान का मफाद क्या है? अफगानिस्तान का मफाद है कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो, खुशहाली हो। ठीक, और हम यही चाहते हैं। तो इस वक्त अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, तो हमें माजी से हटकर नया रास्ता अपनाना होगा। और हमारे पास अब मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, एपेक्स का मैकेनिज्म मौजूद है, उसको बहुए कार लाते हुए हमने ये भी फैसला किया हुआ है कि हमने हर चीज को पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं करना। हमारे पास मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, हम उन मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करेंगे। सही, ठीक। अच्छा सर, आपने अभी भी बात की कि हमें FATF में घसीटने की, हमें जो है वहाँ पे हमारा केस जो है वो वीक कर रहे हैं कि भारत कोशिश कर रहा है, और उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो उनका जो है वो उनके एक्शंस बिल्कुल उसके बरक्स हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम इसको FATF में जो है वो परस्यू करेंगे, और उसका अगर मैकेनिज्म बता दीजिए किस तरह करेंगे, उस पर अगर ज़रा थोड़ी अगर रोशनी डालें आप। पहली बात तो ये है कि जो FATF के मेंबरान हैं, जो पाकिस्तान से तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हद्दुल वसा कोशिश करेगा, और इंशाअल्लाह कामयाब भी होगा। उन्हें भी एक नज़र दौड़ानी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान जो कर रहा है वो मुनासिब है, क्या इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाज़त देता है, क्या जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं वो इजाजत देते हैं कि उनके मिशंस जो हैं इस किस्म की कारस्तानियों में मुलव्वस हों। ये सब चीजें उनके सामने हैं, और मैं तवक्को करता हूँ कि वो एक आला मयार का मुजाहरा करते हुए इन सब चीजों पे गौर करेंगे। सर, इसको अब बात हो रही थी यहाँ पे कि अभी कुछ देर पहले फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में आया कि किस तरह जो है वो हब बनता जा रहा है दाइश का इंडिया। फिर इसी तरह रिपोर्ट्स भी आ रही हैं टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। अगेन वही हवाला आप वाला पॉइंट कि दुनिया शायद द इंटरनेशनल कम्युनिटी परहैप्स टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू ऑल ऑफ दिस। देखिए, ये जो जिन मुश्किलात का आपने जिक्र किया ये एक हकीकत है, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड हमने इन मुश्किलात के अंदर रहते हुए इन पेचीदगियों का सामना भी करना है और अपना मौक़िफ़ पेश करना है। और मेरा ये ईमान है कि आपकी बात में अगर सच्चाई हो, वजन हो, नेक नियति हो, और आप वो कर रही हो जो दुनिया आपसे तवक्को करती है, तो फिर बिल आखिर आप दुनिया की तवज्जो आज नहीं तो कल हासिल करने में कामयाब होंगे। ठीक। अच्छा सर, इसका अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो एक और पहलू था वो ये था कि जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है उस पर भी कैपिटलाइज करना चाह रही हैं फोर्सेस, और शायद टारगेट किलिंग्स जो हैं वो कुछ लीडर्स, कुछ उलमा हजरात, उनके हवाले से भी बात हो रही थी। तो सर, इससे मैं पूछना चाह रही हूँ, कुछ दिन पहले एक मीटिंग थी जिसमें कहा गया था कि सिक्योरिटी पे बुलाई गई थी और अपोजिशन ने इनकार कर दिया था। क्या उस मीटिंग का जो एजेंडा था वो भी यही था जो आज बातें आपने की हैं? देखिए, ऑपोजिशन को हमारी ख्वाहिश रही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उन मामलात पर जो पाकिस्तान में एक यकजहती का दुनिया को अमली मुजाहरा नजर आना चाहिए, हम गाहे बगाहे उन्हें एतमाद में लेते रहे और हम लेने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मसला कश्मीर है, हमने उनको एतमाद में लिया और हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भी कोशिश की कि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बालातर रहें। कुछ लोग हैं उनमें जो गैर जिम्मेदाराना बयानात भी देते हैं, लेकिन बिलअमूम लोग पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देते हैं। ये भी मुल्क की जरूरत है, ये मुल्क का भी है, हम सब का है। और इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट,
मेरा सिर्फ ये जो मीटिंग जिसके लिए बुलाया गया था, क्या ये मीटिंग का हिस्सा था जो आज आपने बात की है जिसमें ऑपोजिशन ने जाने से इनकार कर दिया था? जी, अगर वो तशरीफ ले आते और वो सुन लेते तो उनको बहुत सी चीजों पर एतमाद में लिया जा सकता था, लिया जा सकता है। हाँ। आपके इल्म में होना चाहिए, मैं आपको ये अर्ज कर दूं, हमने न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स पर बहुत से इश्यूज पर आपको देखा, उन्होंने बहुत से राग अलापे कि देखिए शफाफ इलेक्शंस, उनका वोट को इज्जत दो, उनकी एक नारा रहा है। तो हमने कहा आइए इस पे बैठ के बात की जा सकती है। और आपने देखा कि स्पीकर साहब ने 2 दफा उनको दावत दी कि आए बैठिए, अगर आपके पास तजावीज हैं कि एक शफाफ निज़ाम मुतारिफ कैसे करवाया जा सकता है तो बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन वो इनकार करते रहे, देखिए वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक तरफ कहते हैं शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए, एक तरफ कहते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट का एहतराम होना चाहिए, और फिर क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उन्होंने एहतराम किया? हाँ, हम देख रहे हैं कि वो वज़रा पे तनकीद तो करते रहे, पीटीआई के वज़रा पर, लेकिन खुद जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट करते रहे, वो कहते हैं उस पर बात ना की जाए। तो ये दोहरा मयार नहीं हो सकता। सर वैसे माजरत के साथ और लाइटर नोट, मेरा ख्याल है दोहरा मयार तो शायद दोनों साइडों से नजर आता है। हुकूमत ऑलवेज टेक्स द लीड। वो जी बट सर आपका बहुत टाइम ले लिया। फाइनल एक क्वेश्चन सिर्फ, आपने जो टाइमिंग के हवाले से आपसे सवाल हुआ तो आपने कहा कि इंटरनेशनल सिनारियो को रखते हुए तब ये बातें जो है वो पब्लिक डोमेन में जो है वो लाई गई। ऑपोजिशन इस पर भी ये बात कर रही है क्योंकि जलसे जुलूस उनके जो हैं वो इस महीने प्लान्ड है और आपने दहशतगर्दी के वाकयात की बात की है। जी, हरगिज़ नहीं। अगर वो इस तरह बात कर रहे हैं तो वो फिर मैं समझता हूँ कि इस मसले को खैर संजीदा ले रहे हैं। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, इसमें कोई सियासी आंसर नहीं है। जलसे जुलूस वो पहले भी करते रहे हैं, कोई क़यामत नहीं आ गई, कोई आसमान नहीं गिरा, आइंदा भी कर ले, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं होगा। हमने बड़े जलसे देखे हैं, बड़े जुलूस देखे हैं, जलसे जुलूसों से हम नहीं घबराने वाले, जरूर करें, लेकिन खुदारा नेशनल सिक्योरिटी के मयार को और उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी सामने रखें। एक तरफ वो जब कोरोना की वबा बढ़ रही है और एनसीओसी जो है वो मुसलसल तवज्जो दिला रही है कि हमें ख्याल करना चाहिए, तो उस पर वो नज़र नहीं रखते और सियासत उनकी तरजीह है। देखिए, सियासत की अपनी अहमियत होती है, लेकिन सियासत का भी उसकी भी कोई हदूद व कयूद होती है। लेकिन ये अपनी सियासत में और अपनी बका की जंग में इतने महव हो गए हैं कि ना इनको पाकिस्तान के मफादात दिखाई दे रहे हैं, ना अवाम के मफादात दिखाई दे रहे हैं, और वो न चाहते हुए, न जाने किसका एजेंडा बन रही है। ठीक, शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर हमारे हमसे गुफ्तगू करते, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। फ्रॉम वन शाह साहब टू दी अदर शाह साहब, शाह गुलाम कादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्पीकर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में असेंबली में, और साथ ही साथ हमारे साथ फॉर्मर फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन तस्लीम असलम साहिबा भी जो है वो मौजूद होंगी, तो उनसे भी बात करेंगे। सर, आपने फॉरेन मिनिस्टर साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी सुनी, अभी जो बात कर रहे हैं वो भी सुनी। अब आप इसमें क्या समझते हैं कि जो आई है जो PMAJK की तरफ से जो एक डिमांड आई है कि इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इसको उस तरह लेके जा सकेगा जिस तरह आपकी उमंगें हैं? क्योंकि हमेशा हमने नोट किया है कि जो AJK की लीडरशिप है उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, कुछ कहा जाता है हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, और कुछ ये कहा जाता है कि हमारे मसले को शायद उस तरह नहीं समझती है हुकूमत पाकिस्तान। योर स्टांस ऑन दिस? लेकिन ना, ये जो आज वज़ीर ख़ारजा ने और DGI SPR ने जो बातें की हैं, ये तो प्रूफ्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन हम तो लास्ट 72 ईयर्स से हिंदुस्तान तो यही कुछ करता आया है, और हिंदुस्तान के ये इक़दाम जो हैं, आपको, मुझे, हम जो इस पाकिस्तान में पैदा हुए, सबको पता है कि हिंदुस्तान पहले दिन से 2 नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान को 2 लख्त करने में उसका हाथ है। तो हिंदुस्तान के ये इक़दाम जो हैं ये तो हैं, हमारा काम ये बनता है कि ये ठीक है, आज उन्होंने सामने पब्लिक किया है, अब देखना ये है कि ये पब्लिक करने के बाद क्या अगला इक़दाम भी कुछ करेंगे। अगर अगला इक़दाम कुछ करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाते हैं, जैसे PMAJK ने कहा
FATF में ले जाएं ना। सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल में तो क्लोज डोर डिबेट होगी। क्लोज डोर डिबेट का हमें और आपको तो नहीं पता चल सकेगा, लेकिन FATF तो सामने नज़र आता है। और जैसे आपने खुद कहा, उनसे सवाल किया कि अमेरिकन जो है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, उसके साथ साथ अमेरिकन एक स्टेट डिपार्टमेंट की एक टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे एक रिपोर्ट आई लास्ट 2-3 महीने पहले। उसमें भी उन्होंने कहा कि इंडियन बैंक्स आर इन्वॉल्व इन टेरर फाइनेंसिंग और एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो उनको भी लेके जाए ना, ताकि हिंदुस्तान को भी पता लगे कि लेकिन मसला उसमें यही है कि जब हमारा मामला आता है, दो चीज़ें जो मेरा ख्याल है आप लोग बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज आप कहते हैं कि हम इसका जो है वो शिकार हुए हैं, विक्टिम है। हमारी लॉबिंग बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुनिया शायद हमारी आवाज़ उस तरह सुनती नहीं है, क्योंकि भारत एक बड़ी मंडी है, जो कि मेरा ख्याल है शायद एक हकीकत है। ये भी एक चीज़ें हैं कि आप समझते हैं ये बीच में एक इम्पेडिमेंट्स आते हैं। देखिए ना, इम्पेडिमेंट्स किसके लिए नहीं होते? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके इम्पेडिमेंट्स ना हो? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम फोकस्ड हैं? अगर हम फोकस्ड हैं, अगर पाकिस्तान में माने इररिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और फोकस्ड हो कि नहीं हमने ये काम अचीव करना है और हमने लोगों के डिफरेंट कैपिटल्स में जाना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके पास लेके जाना है इन इश्यूज़ को। पाकिस्तान के सफारत खाने जो हैं वो इसको फोकस करें, वहाँ की मीडिया के पास ले जाएं, वहाँ के दीगर इदारे जो हैं, इंटरनेशनल इदारे जो हैं उनके पास जाएं, तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम अगर आज एक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो भी उर्दू में हो गई, और उसको अपने लोगों को हमने सुना दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें जिनको सुनानी है क्या आवाज़ नहीं पहुंच रही, वहाँ तक पहुँच रही है? अगर आप फोकस्ड हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्या अपोजिशन और क्या हुकूमत सारे उसमें आपके साथ ताउन करेंगे। अच्छा, OIC से ये कहा जा रहा है कि P5 को भी डॉसियर्स देंगे, OIC में भी जो है वो लेकर जाएंगे। आपकी OIC से एक्सपेक्टेशन क्या है, स्पेशली जो अभी पिछले कुछ सालों में OIC का रोल नज़र आया है? सुषमा स्वराज साहिबा जो है उनको इनविटेशन हुआ, उस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं भारत के साथ, भारत की तरफ उनका किस तरह टिल्ट है। क्या आप समझते हैं OIC एक फोरम सही है जिस पे इसको लेके जाना चाहिए? कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा नुकसान का तो मुझे फ़ायदा तो शायद नज़र नहीं आता, लेकिन OIC एक फोरम है। चले डिबेटिंग क्लब ही सही, चले डिबेटिंग क्लब ही सही, लेकिन चलो डिबेट तो करा लेते हैं ना, उसमें हमारा नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक सर, इस पे अब आ जाते हैं LOC पे। कल से बहुत शदीद गोलाबारी हो रही है, स्पेशली आपके इलाके में तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात भी हुए हैं। अगर पहले उस बारे में ज़रा बता दें, बिकॉज कुछ चीज़ें कैमरे की आंख दिखा सकती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकती, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। आपके इलाके से आपको इस वक्त जो है वो क्या खबरें आ रही है, अगर उस बारे में बात करें? देखिए, कल सारा दिन हिंदुस्तानियों ने सुबह को 10 सवा 10 बजे के बाद से सारा दिन फायरिंग की, और ये बात पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने समानी से लेकर तावबर तक पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ LOC टच करते वहाँ पर उन्होंने फायरिंग की, और पब्लिक जो आम पब्लिक के घरों को निशाना बनाया वो वादी नीलम में बनाया, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि 5 शहीद हो गए और दर्जनों ज़ख्मी हैं, और काफ़ी मकानात जो जल गए हैं, मवेशी को नुकसान पहुंचा। एक छोटी बच्ची है, उसकी आँख चली गई। एक बच्ची है 10 साल की, उसकी एक टांग काटनी पड़ गई वादी नीलम में। एक बच्चा जो है, एक जवान, वो आज से 1 हफ्ता कबल मेरे साथ था, और कल वो बेचारा उसके घर पे गोला लगा चला। हिंदुस्तान ये सारी चीज़ें जो है करते कल, लेकिन एक बात जो कल अच्छी हुई कि कल हमारी अफवाज ने उसी तरह रिटेलिएट भी किया। कल पहली दफ़ा भरपूर जवाब दिया गया, जो मैं समझता हूँ इससे कबल अगर देते थे उस तरह के जवाब। लेकिन वो भी तो हमारी लिमिटेशंस है ना, उस साइड पे भी तो हमारे अपने कश्मीरी भाई हैं, जिसकी वजह से हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। प्रोफेशनलिज्म किसको कहते हैं? उनके लिए तो सिविलियंस हम कोई माने नहीं रखते, लेकिन प्रोफेशनलिज्म तो तब है कि हमारा टारगेट जो है उनकी पोस्ट्स हों, तो वो उनकी पोस्ट टारगेट की जा सके, की भी गई हैं काफ़ी के। वैसे तो नहीं, उन्होंने कोई मोहब्बत में या लिहाज में तो कल फायरिंग बंद नहीं की, लेकिन वो उन्होंने जो फायरिंग बंद की कल, वो इसलिए कि आपने रिस्पॉन्ड ठीक किया। तो इसी तरह रिस्पॉन्ड अगर पहले भी हम ठीक करते रहें तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा हिंदुस्तान को एक अच्छा सबक मिलेगा। अच्छा सर, इसी से बात जोड़ती हूँ, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाकायदा ये कहा गया कि कश्मीर में भी
ایک وہ جو آڈیو سنائی گئی اس میں باقاعدہ پیر چناسی کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا, وہاں پہ جا کے کوئی اگر سوسائڈ بامنگ یا بامنگ کوئی جو ہے وہ کی جائے تو دیٹ مینس کہ اس کے اندر بھی جو ہے, کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ اس دفعہ ہم دیکھ سکتے ہیں دہشت گردی کی ایک لہر بھی آ سکتی ہے. LOC پہ گولہ باری تو ایک اور چیز. آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اسپیکر, آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈائنامکس, ہماری سویلین ایڈمنسٹریشن از اٹ اکوپڈ, کیا وہ ڈیل کر سکتی ہے دہشت گردی کے ساتھ بھی وہاں پہ کشمیر میں؟ دیکھیں نا, کشمیر, آزاد کشمیر میں ایک جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہاں کوئی بھی ہندوستان کا حامی نہیں ہے, کوئی ہندوستان کا حامی نہیں ملا. میں کیٹیگوریکلی میں کہتا ہوں تمام کے تمام لوگ 99.9% لوگ جو ہے علاقے پاکستان کے حامی. پہلی بات تو اس کو وضاحت ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ اور پاک فوج, چونکہ وہ سارا کا سارا دفاعی ایریا ہے, وہ کوارڈینیشن میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں نا کل بھی ہماری نیلم میں جو انتظامیہ تھی وہ بھاگی نہیں ہے, بلکہ ہر کوئی ڈاکٹرز اپنے ہاسپٹلز میں موجود رہے, بنکرز میں رہے, ڈپٹی کمشنر, پولیس والے سب اپنی اپنی جگہ پر رہے. جیسے لائن فائرنگ بند ہوئی سب دے رش بیک ٹو دی پلیسز کے کہاں کہاں کیا نقصان ہوا, اور آج جہاں جہاں ہم کو امداد پہنچا سکتے تھے کل بھی ان کو کریں گے. حالانکہ آج برابر امدادی کارروائی ایک اپنی جگہ. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے گولہ باری آتی ہے, لائن آف کنٹرول کی سیز فائر وائلیشن ہوتی ہے. اگر جس طرح دہشت گردی کا کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ, اللہ کا شکر ہے اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے کہ اندر سلیپر سیلز بن رہے ہوں یا دہشت گردی کے جو ہیں وہ واقعات وہاں پہ جو ہیں جس طرح کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں کہ کیا ہماری سویلین ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اکوپڈ ہے, وہ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ڈیل؟ لیکن ایک تو آپ کو پورا جغرافیہ کو سمجھنا پڑے گا, پھر وہاں لوکل ڈائنامکس کو بھی سمجھنا پڑے گا. ہندوستان کے سلیپر سیلز جو ہیں آزاد کشمیر میں کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں. کسی گاؤں میں کوئی آدمی داخل ہوتا ہے دوسرے گاؤں تو گاؤں والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس گاؤں کا ہے, اور اگر کوئی اجنبی داخل ہو جائے تو فوراً تو آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے امیجیٹ ہے. اس لیے انتظامیہ کے لیے آسانی, اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان معاملات. رائٹ. شاہ غلام قادری صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے جو نمائندگان ہیں وہ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے یہ آج کا جو سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں ان پہ ان کا کیا کہنا ہے. we'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں جو فارن منسٹر کی پریس کانفرنس تھی, DGI/SPR جو نے آج انکشافات کیے ہیں اس پر بات ہوئی, فارن منسٹر کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. اب اسی پر ہم بات کریں گے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے. اپوزیشن سے ہمارے ساتھ ہیں عفنان اللہ خان صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت سے ہمارے ساتھ ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ. تو گفتگو کا آغاز اگر اپوزیشن سے کروں, لیکن پہلے اگر پروڈیوسر صاحب آج کیا کہا گیا بالخصوص جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اور اس پہ دشمن کس طرح کیپٹلائز کر سکتا ہے, ذرا وہ سنوا دیجئے پھر آگے چلتے ہیں. آج ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں, وہ شواہد قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس ڈوسیئر کی شکل میں آج پیش کر رہا کہ دہشت گردی کو پھر ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی پھر پشت پناہی کی جا رہی ہے. اور اس کی تازہ مثال وہ حالیہ اٹیکس ہیں جو پشاور میں ہوئے, کوئٹہ میں ہوئے. ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کاروائیاں کریں اور خاص طور پر نشانہ بنائیں علماء کو, نوٹیبلز کو اور پولیس آفیشلز کو. اچھا عفنان صاحب, آج آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی اور بالخصوص جو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے جو ایویڈنس ہے وہ اس مہینے کے نومبر دسمبر کے لیے جو ہے وہ ٹارگٹ ٹائم لائنز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. اس ماحول میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے جو ہیں وہ کنٹینیو کرنے چاہیے یا کوئی نظر ثانی ہو رہی ہے کہ ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, اور انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے. انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا, انہوں نے ہماری جو بنا تھا, فاؤنڈ ہوا تھا, اس بات کو ہی تسلیم نہیں کیا. تو آپ کا دشمن ہمیشہ کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹریپ کرے, آپ کے لیے مسائل کھڑا کرے. وہ کر رہا ہے. اگر ہم اس کی وجہ سے اپنی نارمل روٹین یا اپنی جو بھی ہمارا جو نارمل بزنس ایز یوزول ہے اس کو اگر ہم روکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, سیکیورٹی کے اداروں کا کام اور انٹیلیجنس کے اداروں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ جی یہ تھریٹس ہیں. یہ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ان کو پریونٹ کیا جائے.
ورنہ تو دیکھیں انڈیا تو اگر فرض کریں انہوں نے ہمیں اس بات پہ انشور کر لیا کہ ہماری جو پبلک گیدرنگز ہیں ان کو وہ روک دے, ہمارا جو بھی بزنس ایز یوزول ہے اس کو وہ ڈسرپٹ کر دے, تو اس کو تو انہوں نے ایک گولی چلائے بغیر ہی انہوں نے جو ان کا آبجیکٹیو تھا وہ اچیو ہو گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے مجھے یقین ہے کہ وہ اتنے فعال ہیں کہ وہ اس چیز کو روک بھی سکتے ہیں اور وہ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور ان کو اپنا کام کرنا. آپ دیکھیں نا انڈیا میں ایک وقت تھا کہ اگر انڈیا یہاں پہ ایک دھماکہ کراتا تھا تو ہم اس کا جواب ادھر دیتے تھے اور پھر وہاں سے خاموشی ہو جاتی تھی. اب وہ وقت نہیں رہا, اب ہمارے ادھر ہی دھماکے ہوتے رہتے ہیں, وہاں پہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہاں تو دیکھیں ہمیں اپنی فورن پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا, اپنی ڈیفنس پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا, اپنے انٹیلیجنس کا جو ہمارا رسپانس سسٹم اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد ہمیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے کہیں گے جی آپ اپنا نارمل جو آپ کا ریکورس ہے, جو آپ کا جو بھی آپ کا کام ہے اس کو آپ روک دیں گے. اس سے تو مسائل اور اپوزیشن سے یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں اور ٹیسٹلی یہ کہا جا رہا ہے, انڈر ٹون یہ ہے کہ شاید یہ ہمیں روکنے کے لیے جو ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں اب یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پہلے غدار کہا گیا, پھر اپوزیشن کو یہ کہا گیا کہ یہ مودی کے یار ہیں, پھر ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مطلب کہ آپ دیکھیں پولیٹکس اسائڈ, اگر آپ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اگلوں کو غدار کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے, آپ کی سیاست بھی ناکام ہو گئی. آپ کی بات سے میں یہ عکس کر رہی ہوں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب پولیٹیکل انریسٹ یا نواز شریف جب پرابلم میں آتے ہیں تو ایل او سی گرم ہو جاتی ہے, تو آپ یہ بات اس وقت پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو روکنے کے لیے شاید یہاں سے اس طرح کی کارروائیاں یا اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. دیکھیں ہمیں ایک بات ایز اے نیشن اور ایز ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سمجھنی چاہیے کہ ایل او سی پہ معاملات اگر گرم ہو رہے ہیں تو اس کا ہمارے انٹرنل پولیٹکس کے اوپر نہ امپیکٹ ہونا چاہیے, نہ ہمیں اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے. اس کو شروع میں عمران خان صاحب کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم نہیں ریلیٹ کر رہے, لیکن اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ فلانا غدار ہے, فلانا ایسا ہے, یہ وہ ایک اور ڈومین میں آتا ہے. میں ذرا عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. عالیہ صاحبہ, آف کورس اس وقت تھریٹس جو ہیں وہ موجود ہیں, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ بہت ان کو پریونٹ کرنے کے لیے کام بھی کر رہی ہوں گی, بٹ اگین ریالٹی یہی ہے کہ جتنا مرضی چیزیں ہو جائیں کئی دفعہ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں جن کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے. ایسے میں اس وقت جو اپوزیشن کے اس وقت جلسے اور جو ان کی پبلک گیدرنگز اور جو سارا چل رہا ہے, کیپنگ ان ویو جو آج اسپیسیفک پولیٹیکل لیڈرشپ, اس وقت جو مذہبی لیڈرشپ, ان کے بارے میں جو تھریٹس کا آج ذکر کیا گیا ہے, حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا حکومت الاؤ کرے گی کہ جلسے اسی طرح چلتے رہیں یا حکومت ان پہ کلیمپ ڈاؤن, ان کو روکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ماریہ. ماریہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے ایک دفعہ دوبارہ یہ شو کر دیا ہے کہ ہماری افواج میں یہ طاقت ہے کہ وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اور انڈیا سے ایک قدم آگے ہی ہیں. بالا کوٹ کا واقعہ دیکھ لیں, نہ کسی کی ٹانگیں کاپی تھی, نہ کسی کے ماتھے پہ پسینہ آیا تھا اور 2 جہاز گرا دیے تھے اور ایک ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا تھا. بالکل آج اسی طرح سے ہوا, نہ کسی کی ٹانگیں کاپی اور نہ ہی ماتھے پہ پسینہ آیا, اور ایک ایویڈنس پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا گیا. چاہے آپ ان کو یہ کہیں کہ ان کے ایڈریس کہہ لیں, ان کے بینک اکاؤنٹس کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, ٹیلی فون نمبرز کہہ لیں, پہلی دفعہ ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیپ اٹھایا گیا انڈیا کو ایکسپوز کرنے کا. انہوں نے کہا نا انڈیا ہمارا دشمن ہے, بالکل ہمارا دشمن ہے, لیکن مودی کا یار ہم کیوں کہتے ہیں؟ ساڑیاں, بالکل آج یہی ہوا کہ اٹیک ہوا تو مودی کی ماں کو ساڑیاں نہیں بھجوائی گئی, آم کے ٹوکرے نہیں بھجوائے گئے, یا کسی کو ویزا نہیں دیا گیا, یا یہ نہیں کہا گیا فارن آفس کو کہ یہاں پر انڈیا کا نام نہیں لینا. کارگل کی جنگ یوں نہیں ہاری گئی, بامبے اٹیکس کا آج کسی کے اوپر اپنی فوج کے اوپر آج الزام نہیں لگایا گیا. یہ سب کچھ نہیں ہوا, آج ہر چیز ڈیفرنٹ ہوئی ہے. اب آ جائیں جو 3 پوائنٹس آئی ایس پی آر نے کہے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے جو انڈیا چاہتا کیا ہے, انڈیا چاہتا ہے ہمارے پیس کو خراب کرے, امن کو خراب کرے, ہماری اکنامک سٹیبلٹی کو خراب کرے, اور سب سے جو میجر پوائنٹ ہے ہماری پولیٹیکل
इंस्टेबिलिटी करे, यानी जो अगर पॉलिटिकली 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे के 5 साल PMLN ने, और अब जब PTI की हुकूमत आई है और जो सबसे ज़्यादा मोदी के अगेंस्ट है, उनको जो हिंदुआता और नाजी से जो मिलवा रहे हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा फेयर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ है। और उनका एजेंडा, यानी जब हम मोदी का यार कहते हैं तो उनका एजेंडा पूरा कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स PDM कर रही है। ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए। पहले ये क्या करते रहे? फौज को गालियां निकालते रहे, जनरल्स को गालियां निकालते रहे, उनसे जवाब मांगते रहे। 3 दिन पहले ऑल ऑफ अ सडन एक यू टर्न लेकर ये कहा गया कि जी फौज को तो मुदाखलत करनी चाहिए और मुंतखब हुकूमत को, देखें ये 5th जनरेशन वॉर है या हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर ये कहती है कि पहले ऑपोजिशन को आपका दुश्मन अपना आलाकार बनाता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, बट ये वही कुछ कर रहे हैं जो मोदी चाहता है। एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, आपके बलूचिस्तान में देख लें, सारा अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, वो फौज, देखिए इस वक्त हम हालत जंग में हैं, फौज पर अटैक करना, पाकिस्तान पर अटैक करना है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि फौज को इसमें मत घसीटे। जो फौज वो आपकी बात ठीक है, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। क्या आप इस पे, क्या आप इनके जलसों पे जो ये करने जा रहे हैं, बेयरिंग इन माइंड दीज थ्रेट्स, विल यू अलाउ देम, या आप इनको अलाउ नहीं करेंगे? इसका भी जरा जवाब दे दीजिए। देखिए मैं तो इसमें मारिया आपको सिर्फ 2-3 एविडेंसेस बता दूंगी कि इन लोगों ने किस तरह से इन सारी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की। आपको पता होगा 3 दिन पहले पार्लियामेंट में जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, इसका बायकॉट किया इन लोगों ने। उसमें यही चीज़ें डिस्कस होनी थी ना, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली तो इन्हें कोई इन सारी बातों से इंटरेस्ट ही नहीं है, इनके एजेंडा ही और है। इनके एजेंडा है हाल बचाओ, माल बचाओ, करप्शन बचाओ, मुकदमात खत्म करो, मुल्क गया भाड़ में। नेशनल सिक्योरिटी पे मीटिंग होनी थी, वो PM साहब इस दफा चेयर कर रहे थे या इस दफा भी शाह महमूद साहब या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने चेयर करनी थी? वो भी जरा बता दीजिए। देखिए मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने। सिक्योरिटी की जो मीटिंग होनी थी नेशनल सिक्योरिटी के, ऑफ कोर्स उसमें नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को ही आना था। अगर पेंटागन एक चीज के ऊपर पॉलिसी पेंटागन बनाएगी और वो अपोजिशन को पॉलिसी प्रेजेंट कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, द चीफ एग्जीक्यूटिव जिसके अंडर ये इदारे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। So these with the permission of chief executive of Pakistan, they were taking Dr. Saiba, with the permission of chief executive of Pakistan, they were taking all these people into confidence. हम हमारे इदारे, हम एक पेज पर हैं, हम अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि जब फैक्टिव के ऊपर बिल आता है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कौन करना चाहते हैं? इंडिया करना चाहते हैं, तब भी ये वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, तब भी ये उसके अगेंस्ट वोट देते हैं। प्लस फिर जब ये मीटिंग्स होती हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करें? इनके लिए सिर्फ अपनी करप्शन बचाना इस वक्त इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आपका पॉइंट आ गया। अब जरा मेरे ख्याल हम रेट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, हम रेट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। एक जरा इजाजत दे दीजिए, 2 चीजें कहना चाहूंगी। एक तो ये कि आपने वो जवाब नहीं दिया, इसका मतलब या तो अभी हुकूमत ने डिसाइड नहीं किया, आप इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन दूसरी बात ये कि जहां ऑपोजिशन का हम कह रहे हैं कि रवैया जो है वो अनरीजनेबल है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कोई रीजनेबल रवैया नहीं है, क्योंकि बालाकोट के बाद घंटों इंतजार होता है, वो नहीं आते। मुझे इजाजत दे दीजिए प्लीज। साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान पे अगर बात होनी होती है तो फिर वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं होते। तो ये जो, क्योंकि हुकूमत वक्त पे ओनस आता है ना, कि वो आके एक ऑलिव ब्रांच जो है वो एक्सटेंड करे। मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन जरा अफनान साहब जवाब देना चाह रहे हैं, आती हूँ आपकी तरफ। मैं यही कहना चाहूंगा, देखें ये वही वाली बातें हैं कि अगर ये जब ऑपोजिशन में थे तो ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट CPEC करने आ रहा था तो ये धरने देते थे। हमने इनको कहा कि ये इंडियन एजेंट हैं। इन्होंने इमरान खान साहब ने जाके मोदी से मुलाकातें की, हमने इनको कहा कि ये इंडियन एजेंट हैं। इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी जो है, लेकिन आपने नारे लगवाए इमरान, ये तो जो ओपनली कह रही है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं फ़ोन करता हूँ, मेरा वो फ़ोन नहीं उठाते? क्या ये नहीं कहा कि मोदी जो है वो इलेक्शन जीत जाए इंडिया में? ये मैंने कहा, ये इमरान खान साहब ने कहा। अगर आप इस तरह बातें उठाएंगे और आप उसको उठा के पेंट ये करेंगे कि अगला गद्दार है, तो फिर तो आप भी गद्दार हैं। क्या इमरान खान साहब, मेरी गुजारिश सुन ले ना, मैं प्रूफ भी मैं भी रख रहा हूँ ना सामने। आपके लीडर की वीडियोज हैं,
जिधर उसने ISI को जाके इंडिया में क्रिटिसाइज किया है, फौज को जाके इंडिया में क्रिटिसाइज करा है। अगर आप लोग, अगर मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले, आपकी मैंने पूरी बात सुनी है, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप मेरी बात पूरी सुन लें। देखिए आप लोग देखें, आप लोगों के ऊपर ये एविडेंस मौजूद है कि आप लोगों ने इंडियन लॉबी से पैसा लिया है फॉरेन फंडिंग के अंदर। आप लोगों के पास ये एविडेंस है, जब भी आप फॉरेन फंडिंग केस नहीं लगने देते। आप लोगों के पास यहूदी लॉबी से पैसा लेने का एविडेंस है कहते हैं आपका, वरना आप लोग ये केस आपका अपना, आपका अकबर एस बाबर, आपका अपना बंदा, आपका जो फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर ये कहता है कि आप लोगों ने इंडिया से पैसे लिए, आपने यहूदियों से पैसे लिए, आप दूसरों को बोल रही है कि कहते हैं आपका फाउंडिंग मेंबर है, पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर है वो, और उसके बाद आप उसको कह रही है आगे से कुछ ना हो। इनसे क्या मुझे बोलने होते हैं, बीच में बोलने जा रहे हैं आप मुझे बात कर लेने दें। आप ये एक रटी रटाई कैसेट है, आप मुझे सुनाए जा रहे हैं। हर चीज अफनान साहब को बात करने दीजिए ताकि फिर हाँ जी कंटिन्यू करें। इन सबको एक कैसेट रटाई जाती है कि अगलों को गद्दार कहना है, ये आके वही कैसेट सब एक ही बात किए जाएंगे। कोई मुझे आप एक बात बताएं, अगर इनकी बात में वजन है तो फिर तो इमरान खान भी गद्दार है, फिर तो इमरान खान के ये मैं अब ये फिर ये बोलना शुरू हो गया। आपकी बारी मैं नहीं बोला, आप 2 मिनट खामोश रहे, आप या 2 मिनट आप सफर तो कर दिए ना, आप अगले की बात भी तो सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इमरान खान साहब ने इंडिया में जाके ISI और फौज को क्रिटिसाइज नहीं किया? क्या उन्होंने इंडिया में जाके इनके खिलाफ बातें नहीं की? क्या हम, अगर आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है, तो फिर उस आर्ग्यूमेंट के मुताबिक तो इमरान खान साहब भी गद्दार हैं। बात यह है कि ये गद्दारों वाली चूरन बेचना बंद करें। आप लोगों के पास ना आटे की कीमत बढ़ाने की वजूहत है, ना चीनी की बढ़ाने की वजूहत है। आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं जरा दोनों से, मेरा ख्याल है अब हमारी तमाम पार्टीज को ये जो गद्दार का जो इल्काबात है, मोदी के यार वगैरह वगैरह, इससे मेरा ख्याल है आगे निकलना चाहिए। आपकी तरफ मैं एक सेकंड अली साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, इसी पे पॉइंट पे आ रही हूँ कि जी मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। सिर्फ एक सवाल ले लीजिए, CPEC हमारा फ्यूचर है, ये आज हम सब जानते हैं, इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारा जो आगे हमारी जो प्रोग्रेशन है वो CPEC के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। क्या आप नहीं समझती कि जब एक ऐसे टाइम पे भारत की तरफ से और ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो आ रहा है कि वो टारगेट कर रहे हैं CPEC को, तो मुल्क में जो ये अदम इस्तेकाम है इसको ख़त्म होना चाहिए और शायद हुकूमत वक्त को पहल करनी चाहिए और नेशनल डायलॉग जिसकी बात हो रही है, मे बी इट्स टाइम फॉर इट, डोंट यू थिंक सो? देखिए मारिया, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मोदी के यार का नारा आपको पता है इनके लिए किसने लगाया था? हमने नहीं लगाया था मोदी के यार का नारा। मोदी के यार का नारा उन्हीं ने लगाया है जिनके साथ मिलकर ये चाय पार्टियां कर रहे हैं। पहली तो बात मैं आपको इसका जवाब दे दूं। दूसरी, जब आप बात करती है ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, मैं जी जवाब दे रही हूँ, लेट मी कंप्लीट माई जो भी मेरी ये बात है जी। एक तो ये हो गया कि मोदी का यार का नारा तो इनके लिए किसने लगाया ये इनको अच्छी तरह पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ ये देख लें कि खान साहब हैं तो आज ये सारे जिस तरह से इंडिया को एक्सपोज किया जा रहा है, इनकी तो हिम्मत ही थी कि गुलभूषण का नाम लेते, इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये कश्मीर का मसला उठाते। 3 घंटे मोदी से मिलते हैं, जंजाल आता है, क्या होता है ये? मेरी एक बात सुन लें, देखिए जब आता है और वहां पर ट्वीट क्या किया जाता है, ये तो हमारा फैमिली फ्रेंड है। देखिए मेरी खुद फॉरेन ऑफिस ये कह रहे हैं कि हमें ये कश्मीर का ना, आज जो एविडेंसेस आए हैं, आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR और फॉरेन ऑफिस ने किया है, मेरे ख्याल में इसके बाद तो इन्हें ये जो जिस तरह के घटिया इल्जामात और जिस तरह के जवाबात ये अपने जलसों में फौज से भी मांगते रहते हैं, इन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। और क्या हम आगे मूव कर सकते हैं नेशनल डायलॉग की तरफ अगर बात कर रहे हैं? बताएंगे डॉक्टर साहिबा, सिर्फ मैं वही मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताएंगे। पहली एग्जांपल्स फैक्टिफ के ऊपर, ये रात गए तक मुज़ाकरात करते रहे फैक्टिफ के बिल के ऊपर, और अगले दिन सुबह आकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेशन का बायकॉट किया। इन्होंने ना सेनेट में भी उससे मेरा सवाल इस वक्त मैं उनसे तो पूछ लूंगी, क्या बैठने के लिए तैयार है? क्या उस नेशनल डायलॉग की तरफ आज टाइम खत्म हो रहा है? जी डॉक्टर साहिबा, हम
देखिए मेरी एक बात सुने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट में करप्शन, इनकी करप्शन के अलावा हम हर चीज पे ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बालाकोट के बाद जो ब्रीफिंग थी, क्या उसमें ऑपोजिशन करप्शन की बात कर रही थी, या जीबी पे जो होना था उसमें ऑपोजिशन अपनी करप्शन की बात कर रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर बैठे नहीं? डॉक्टर साहिबा, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, बालाकोट के ऊपर हमने इनको बुलाया और इन्होंने एक्नॉलेज किया, सारा कुछ एक्नॉलेज किया, इन्होंने अप्रिशिएट किया, और उसके बाद आपने भी अयाज सादिक की स्टेटमेंट देखी कि उन्होंने क्या दिया इंडियन मीडिया ने। मतलब आप माशाल्लाह वन ऑफ द अली साहब जहां को क्रिटिसाइज करना है ना, अयाज सादिक साहब को हम सारे क्रिटिसाइज कर चुके हैं, लेकिन आपने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो बालाकोट के बाद कुर्सी 2 घंटे खाली रही, जो 2 घंटे कुर्सी खाली रही और चीफ साहब को फिर जो है वो लेनी पड़ी, उस पे क्या वो करप्शन की बात करने आए थे? आई थिंक नॉट। आई थिंक खान साहब को शायद इससे आगे चलना चाहिए। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी कि अली साहब अब जरा मुझे जरा जाने दीजिए अफनान साहब की तरफ। अफनान साहब मुझे ये बताइए कि क्या आप बैठने के लिए तैयार हैं, इस डायलॉग के लिए आप तैयार हैं? देखिए, मैं ये बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अक्टूबर 2010 में ऐलान किया था चार्टर ऑफ पाकिस्तान का। चार्टर ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी एजेंडा ये था कि पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी का 25 साल का एक प्लान हम बना लेते हैं, हम उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि गवर्नमेंट वगैरह चेंज भी होती रहे, हमारी आपस की इंटरनल लिफ्ट वगैरह जो भी हो, लेकिन मुल्क की जो इकॉनमी है वो एक बात पे चलती रहेगी। ये 2010 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर जब ये हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये वाला ऐलान किया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, जो है आप इकॉनमी के ऊपर बात करें, किसी मेरिट के ऊपर बात करें। इनका मसला ये है, आप इनसे कोई भी बात करें, ये आगे से उसको एनआरओ बना देते हैं, इसलिए अब इनसे बातचीत बंद कर दी गई है। ये इनसे आप कहें कि एफएटीएफ में ये वाली चीज़ निकाल दो, ये निकाल दो, ये कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। इनसे कहें कि यह फलाना बिल आप इस तरह ना पास करें या आप सीपैक अथॉरिटी ना बनाएं, ये कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। हालांकि एनआरओ जहांगीर तरीन के पास है, एनआरओ पिज़्ज़ा वालों के पास है, एनआरओ जो है वो आरिफ कियानी के पास है, एनआरओ जो है वो इमरान खान के जो साले हैं उधर जो लाहौर में अपनी ज़मीनें छुड़ा रहे हैं उनके पास है, एनआरओ इनके जो हर बंदा इनके आसपास बैठा हुआ है वो माल बना रहे हैं उन सब के पास एनआरओ समेत इमरान खान साहब के पास है। और ये दूसरों को करप्शन का बात कहते हैं। तो आप जहांगीर तरीन को ये लोग कह रहे थे, तो जहांगीर तरीन वापस आया है, इन्होंने पकड़ा सोया कहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये एक थर्ड क्लास सियासत है। ये एक बुनियादी तौर पे इनको एक चीज बता दी जाती है और उसके बाद ये उसको रिपीट। आप इनसे कोई भी सवाल पूछेंगी ना, आप इनसे पूछे चीनी क्यों महंगी हुई है, कहेंगे वो गद्दार है, वो फलाना है। भाई आप अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम जो है क्लोज करना है। अफनान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर में ये जरूर कहूंगी कि इवन जहां हमें कहा जा रहा है कि हमारी बका की जंग है, हमारी आगे जो है वो मईशत की जंग है, उस पर दुश्मन जो है वो नजरें टिकाए हुए है, लेकिन माजरत के साथ ना हमारी ऑपोजिशन और ज़्यादा हुकूमत लगता नहीं है कि उनको इन चीज़ों का जो है वो कुछ इदराक है। पॉलिटिक्स वहीं पे आके जो है वो खड़ी हो जाती है, वहाँ से चोर डाकू के नारे, यहाँ से कोई और नारे। लगता नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो आगे उस तरह मूव कर पाएंगी, और वो जो नेशनल डायलॉग जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है वो इस माहौल में कैसे होगा? दैट्स अ क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी आंसर्ड। वील सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।